इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो। सरकार से अपेक्षा ये रखना चाहेंगे कि ये जो इतनी महंगाई जो आज बढ़ गई है वो महंगाई हर आदमी आम आदमी नहीं झेल पाएगा। उन्होंने अच्छे अच्छे विकास के लिए कई काम किए हैं, कई योजनाओं के लिए प्रस्ताव पास करवाए हैं। अभी हम लाडली बहना जो योजना है उससे भी संतुष्ट हुए। हाँ, विधायक जी अच्छा काम कर रहे। सभी जगह पानी की व्यवस्था भी चल रही, लाइन भी गड़ रही के शिवराज सिंह जी यहाँ। अच्छा। और बैरसिया विधानसभा में खत्री जी, विष्णु खत्री जी यहाँ। बीजेपी में सब सरकार अच्छी योजनाएं ला रही है। जैसे लाडली बहना योजना और भी कार्य का अच्छे काम कर रही है। जो किसान की सुविधाओं के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रही है। बढ़िया कार्य कर रहे हैं विधायक जी विष्णु खत्री जी। सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है और दूसरे नंबर पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण जनता त्रस्त है। गरीबों का शोषण हो रहा है और स्वास्थ्य सेवा नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र में भी कोई ज़्यादा यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहना योजना जो निकाली, इसमें सौतेला व्यवहार हो रहा है। विधायक जी संतुष्ट नहीं है। देखिए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और नेता लोग जो हैं कुछ कर नहीं रहे हैं। चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सब अपना अपना करते हैं। इससे जनता को परेशानी, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं, सब परेशान। ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो समस्या दूर करे जनता की। भोपाल दूर होने की वजह से लोग परेशान होकर के यहाँ बैरसिया की प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन कराते हैं। डॉक्टरों की उनसे भी साठ गांठ है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है बिजली। विधायक जी को फ़ोन लगाते हैं, टाला मटोल गोल मोल जवाब दे के विधायक की बात को नहीं पूरा करते। किसान बहुत परेशान है। नया विधायक अगर बैरसिया विधानसभा को मिलता है तो उससे यही आशा रख सकते हैं कि अब ग्रामीणों को, युवाओं को रोजगार मिले। ग्रामीणों को डीपी का काम है, बिजली का काम है, पंप का काम है, ट्यूबवेल का काम है, समय पे हो जाए। सरपंचों को काम मिल जाए। विधायक निधि से जो भी काम है, ग्रामीण को रोड बन जाए, तो सब समस्या का समाधान हो सकता है। पिछले 18 वर्षों से एक ही सरकार है, वो अपनी मनमानी कर रही है। आज हमारे बीच मौजूद हैं विधानसभा बैरसिया के विधायक विष्णु खत्री जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी विधानसभा जो सीट है, उनका विधानसभा जो क्षेत्र है, वहाँ की क्या स्थिति है। और पिछले जैसा कि मैं विधायक जी के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 2 बार से वहाँ के विधायक हैं और उनके विकास के किस्से क्षेत्र में काफी प्रचलित हैं। अपनी विधानसभा को, चूंकि भोपाल से विधानसभा सीट लगी हुई है और अपनी विधानसभा को आगे करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर बात करें तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को लेकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है विधायक जी हमारे प्रोग्राम में आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, चुनावी साल है और पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा अब जनता को देना है, तो आप ये बताइए, क्योंकि आपने देखा कि इस साल बहुत सारी चीजों को लेकर एक कांग्रेस हमेशा घेर रही है और मुद्दे बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर विकास के मुद्दों पे बात करें तो मैं जानना चाहूंगी कि जो पिछले कार्यकाल में जो विकास हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं निर्वाचित होकर बैरसिया विधानसभा से विधायक बना तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने भोपाल बैरसिया रोड ही था। और भोपाल बैरसिया से लेकर सिरोंज और ये मार्ग बीओटी पे ट्रस्टा इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को इसका निर्माण कार्य करना था, लेकिन वो समय रहते इसका निर्माण कार्य नहीं कर पा रही थी। और फिर हमने प्रयत्न किए और शानदार भोपाल से बैरसिया और सिरोंज ये मार्ग बना। वो केवल यही नहीं बना, तो साथ में बैरसिया से विदिशा, विदिशा से नजीराबाद होते हुए मधुसूदनगढ़ या रोनहा से लेकर नरसिंहगढ़ हो, भोजापुरा से लेकर अहमदपुर हो और बैरसिया के समानांतर मार्ग हो। तो आज हम जब सड़कों की स्थिति, आज की स्थिति में जब हम देखते हैं तो बैरसिया के अंदर अब हमारा कोई भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं बचा है
जो सिंगल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हो, या तो सड़क बन गई है या निर्माण कार्य वहां पे चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने हमारे जो है मेरे से पहले 9 वहां पर हाई स्कूल थे बेरसिया तहसील में। मेरे कार्यकाल में मैं 16 हाई स्कूल वहां पर लेकर आया हूँ और 1-1 करोड़ की वहां पे भवन बने हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल हम लेकर आए, वहां पर हमने एडीजे कोर्ट बेरसिया के अंदर लेकर आए। सिविल जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वो सिविल हॉस्पिटल हुआ है। वो औद्योगिक क्षेत्र बेरसिया के अंदर आचारपुरा तो बना ही, लेकिन साथ में बेरसिया में भी एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। वहां पर तो समाज जीवन के जितने आयाम हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे बड़ी संख्या में गांव उसमें जुड़े हैं और अभी 35 जो गांव हमारे शेष रह गए थे उनके भी टेंडर वहां लगने वाले हैं और वे भी लगभग जुड़ जाएंगे। 42 गांव हम संजय सागर डैम से समूह पेयजल योजना में उनको पानी देने वाले हैं। हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय जो कार्य किया कि हमारा जो इस्लाम नगर जो पहले कभी जगदीशपुर होता था 308 साल पहले, दोस्त मोहम्मद खान ने जिसका छल राजाओं की हत्या करके वो उसका नाम परिवर्तित करके इस्लाम नगर कर दिया था, उसको हमने पुनः उस गौरव को पुनर्स्थापित किया है और उसका नाम पुनः जगदीशपुर किया है। फिर उन राजाओं के हम जो जिनको छल पूर्वक हत्याएं कर दी गई थी और जिसके कारण नदी का नाम हलाली पड़ गया था, उस स्थान पर हम उनको स्मारक बना रहे हैं। तो ऐसे अनेक काम शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण में विधायक जी मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि नदी का नाम हलाली पड़ गया था, तो क्या नदी को नाम बदलने का ऐसी कोई प्रक्रिया है? क्योंकि वाकई हलाली नदी तो नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, वो उसका नाम जो है बाणगंगा था, उसका जो है उसका नाम, चूंकि वहां पर उनका जो जमींदार थे, राजा थे, जिनको भोज के लिए आमंत्रित करके छलपूर्वक उनकी हत्याएं कर दी थी, उसके कारण उसका नाम हलाली प्रचलन में आ गया था बोलचाल में। और उसको भी अपने वहां नदी पर भी वहां बोर्ड लगाए हैं और आम बोलचाल में लोग अब धीरे धीरे उसको बाणगंगा, जो उसका पुराना नाम था, उसको उसका नाम जो है अब लोग व्यवहार में लेने लगे। उसके लिए कुछ प्रचार प्रसार और ये सारी चीजें आपकी तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे बड़ा काम तो मैं वही बता रहा हूँ कि ईंट खेड़ी में जिस स्थान पर ये घटनाक्रम हुआ था वहां पर हम एक स्मारक बना रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से घाट का सौंदर्यीकरण और उन एक स्मारक, ये दोनों का कार्य अभी चल रहा है। शीघ्र हम उसको लोकार्पित करने वाले। हमने एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा कि चारों तरफ पहले इतने सालों में इतना धर्म को लेकर लोग अवेयरनेस नहीं हुए हैं, ये नाम परिवर्तन को लेकर इतनी ज्यादा सरकारों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है जितना मोदी जी के आने के बाद ऐसे कोई जगह है जो है प्लेस, उनको परिवर्तन करना, अपने जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर रही है उनको संरक्षण करना का जो मिशन चल रहा है उसी के तहत आपने जो किया है। क्योंकि आपकी विधानसभा भी हेरिटेज मतलब प्लेस है और बहुत राजाओं के वहां पर अभी भी बहुत सारे महल हैं और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, तो इसको लेकर आपने, क्योंकि वो जो महल है वाकई अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लेकर भी आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के अंदर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ है। और ये इसके कारण जो है जितने भी जो गुलामी के प्रतीक हैं, कहीं ना कहीं जो उनको लेकर जो एक परिवर्तन का एक वातावरण बना है। और इसे एक मेरे को एक पंक्ति याद आ रही है कि महाकाल ने परिवर्तन का क्रम फिर से दोहराया है, 10 दिशाओं से अंतर का ये तूफान उठाया है। सब तरफ से देखिए आप, देश में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक भारत को भारत के नजरिए से देखने का एक दृष्टिकोण समाज के अंदर विकसित हो रहा है और उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। और जहां तक ये जो पुराने हमारे जो स्थान है इनके संरक्षण संवर्धन की बात है,
तो उस दिशा में भी लगातार प्रयत्न हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस ने विस्मृत कर दिया था इन इतिहासों को और भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है और ये हमारा एजेंडा है। क्योंकि हमारा एक जो ये कार्यक्रम है, हमारा विधायक कैसा हो, वाकई एक जो जनता क्या चाहती है, समय के साथ अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मूलभूत सुविधाएं वाकई बदलती रहती हैं। क्योंकि इस बार आपने देखा आपकी विधानसभा वाकई एक बीजेपी का गढ़ है, या यूं कहें कि शुरू से लेकर 2 ही बार मुझे लगता भी कांग्रेस के वहां विधायक रहे, नहीं तो टोटल बीजेपी का गढ़ है और वाकई काम भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कितना भी करें, हर चीज नहीं हो पाती। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा कमजोर है और ऐसा लोगों का वहां कहना है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, निश्चित रूप से थोड़ी डॉक्टर्स की कमी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन सेवाओं में कहीं कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। हमारा जो मैंने जैसे पहले बताया कि पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था ये बेरसिया, हमने उसे सिविल हॉस्पिटल का उसको हमने दर्जा दिलाया। 30 बेड का था ये, हमने वहां पे उसकी क्षमता वृद्धि करके 60 बेड का किया। अभी 15 करोड़ रुपए की राशि से हम वहां पर एक नया नवीन भवन बना रहे हैं। गुंदा हमारा पीएससी एक आदर्श पीएससी के रूप में डेवलप हो रहा है। 400 500 की ओपीडी पर डे की वहां पर है। कई हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं जिनमें एएनएम सीएचओ के माध्यम से वहां पर हम फीवर क्लिनिक चला रहे हैं। ऐसे लगभग 30 के लगभग स्थान है पूरी तहसील के अंदर। तो ये हो सकता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कई कमी हो सकती है, कमियां हैं, लोगों को भोपाल आना पड़ता है। व्यवस्थाओं में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हम निरंतर उस दिशा में और क्या अच्छा हो सकता है उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। एक बेरोजगारी का मुद्दा आम होता है, हर विधानसभा, हर शहर और हर गांव का एक मुद्दा कॉमन होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो भोपाल से जो विधानसभा लगी हुई है आपको, ऐसे बेरोजगारी के चक्कर में कई लोग भोपाल आते हैं और जो विकसित होना चाहिए जिस हिसाब से, वो थोड़ा कमी है कहीं ना कहीं। तो इसको कहाँ आप मानते हैं कि आपका क्षेत्र का लोग वहीं रोजगार करें, या उसको भोपाल या अन्य शहरों में ना जाना पड़े, उसके लिए आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा काम हमने वहां किया, एक आदर्श आईटीआई का हमने निर्माण किया। 5 करोड़ रुपए की राशि से वहां आदर्श आईटीआई भवन बन के तैयार हुआ है। हमने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए और क्योंकि हम जानते हैं कि सारे युवा जो है वो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सबको जो है सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो कई हमारे युवा जो है जिनमें स्किल्ड है उसको बढ़ावा मिले, इस दिशा में हमने प्रयत्न किए। हर 2 माह में हमारे रोजगार मेला लगते हैं। बाहर से कंपनी, अभी मैं परसों ही गुरुवार को फिर हमारा रोजगार मेला है और हम उसमें बड़ी संख्या में कंपनियों के माध्यम से युवाओं का चयन उसके अंदर होने वाला है। साथ में हमने जो औद्योगिक क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आए हैं, अचारपुरा अकेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री है, गोकुल दास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, वो उसके माध्यम से वहां पर 5000 के लगभग हमारी माताओं बहनों को रोजगार मिलने वाला है। अभी 400-500 को तो शुरुआत हो गई है, अभी वो फैक्ट्री चालू हुई है। फिर बेरसिया में जो हम औद्योगिक क्षेत्र लेकर आए हैं जिसका कार्य अभी प्रगति पर है, डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है अधोसंरचना का, उसके माध्यम से वहां पे हमारे युवाओं को अपने उद्यम लगाने का, रोजगार के ऐसे अनेक अवसर वहां पर मिलने वाले हैं। इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक कॉमन चीज होती है कि जब भी हम लोग जाते हैं, जनता से पूछते हैं, तो हमेशा एक शिकायत होती है जनता से कि नेता नहीं मिलता है। क्योंकि आप भोपाल रहते हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हमेशा जनता की वाकई हर विधानसभा में सीट है कि मंत्री जी नहीं मिलते, विधायक नहीं मिलता, तो आप कैसे लोगों तक जाते हैं? दूसरे लोगों को भी आपसे सीखना चाहिए। जी, मेरा क्या है कि मैं जो लाल घाटी पे जहां मेरा निवास है, वो क्षेत्र पूरा हमारी बेरसिया विधानसभा पास से ही लगी हुई है। हुजूर की भी हमारी 30 पंचायतें हुजूर तहसील की व फंदा ब्लॉक की बेरसिया में आती है, तो उन लोगों को तो मैं बहुत नियरेस्ट हो जाता हूँ। और जो कलेक्ट्रेट भोपाल में ही है,
बड़े काम जो रहते हैं मुख्य रूप से वो भोपाल के अंदर ज्यादा रहते हैं लोगों के। लेकिन इसके अलावा मैं लगभग प्रतिदिन एक आध दिवस छोड़ दो तो मैं बेरसिया जाता हूँ, और वहां पर हमारा कार्यालय है, साथ में रेस्ट हाउस में वो मिलकर वहां पर पहले ही पूर्व सूचित कर देते हैं जिन भी लोगों के मोबाइल आते हैं, फोन आते हैं कि मिलना है या किसी प्रकार का कोई बातचीत है, विषय है, तो मैं वहां उनको जनता दरबार लगाते हैं मतलब। जी जी। एक हमेशा अभी आपने देखा कोविड के बाद परिस्थितियां काफी बदली हैं और काफी घरों में बहुत सारी चीजें ऐसी स्थिति आई है, रोजगार को लेकर रहा हो या किसी के घर में कुछ गमी हो गई है उनके परिवार को लेकर हो, या शिक्षा, अगर कोई बच्ची है तो उसकी शिक्षा को लेकर हो, तो कई लोगों को पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, बहुत सारी सरकारी योजनाओं का जो जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे घरों को क्या आपने चिन्हित किया है जिनको वाकई सरकार की मदद से कोई बच्ची पढ़ रही है या कोई सरकार की अच्छी योजना का उसको फायदा मिल रहा है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया है? कोविड की बात की घटना की बात कर रही हूँ। देखिए, इसमें विशेष रूप से सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी बड़े संवेदनशील हैं इन सब चीजों को लेकर। अभी बीच में प्रदेश भर में और बेरसिया में भी ये अभियान चला, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। इसके अंतर्गत पूरी टीम बनाई गई, वहां रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और इनके माध्यम से घर घर जाकर ये चिन्हित करने का प्रयत्न किया गया कि कोई भी जो 33 योजनाएं सरकार की चिन्हित की गई, उन योजनाओं को कि इनका कोई पात्र हितग्राही ऐसा है जो वास्तव में उस योजना के लिए पात्र है और उसे लाभ नहीं मिल रहा, ऐसे सारे लोगों के का सर्वे कराया गया और बाद में उनको उन पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हितग्राही सम्मेलन किए गए, कार्यक्रम किए गए। और इसलिए समय समय पर हम वर्ष में एक बार इस प्रकार के आयोजन करके पात्र हितग्राहियों का चयन करके उनको लाभान्वित करने का कार्य करते हैं। सर, किसान हमेशा, अभी चूंकि जब भी राजनीति चुनाव आते हैं तो हमेशा किसानों का मुद्दा एक बहुत उछलता है, इसके बाद डाउन हो जाता है। चूंकि फिर से अब किसानों की बात होती है, तो किसानों की क्या स्थिति है? और अभी जो बहुत सारी योजनाओं का फायदा प्लस जो खाद मिलना, बीज मिलना, ये हमेशा किसानों की शिकायत होती है। तो क्या क्षेत्र में क्या है, क्या स्थिति है? अगर हम मंचों से हम चिल्लाते हैं कि मध्य प्रदेश उत्पाद में प्रथम है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर जाते हैं तो किसानों की स्थिति कुछ अलग होती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, हम किसानों को लेकर ये सरकार बहुत संवेदनशील है और जहां तक बेरसिया की बात है, हमने कुछ समस्याओं को किसानों की चिन्हित किया। पहली एक समस्या जो समितियां हैं, जिन्हें सोसाइटियां बोलते हैं, कृषक सोसाइटियां, वो बहुत समय से उनका परिसीमन नहीं हुआ था, नवीन सोसाइटियां गठित नहीं हुई थी। हम प्रयत्न किया है हमने कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं जिनमें किसानों को खाद, बीज, ऋण इत्यादि के लिए जाना पड़ता है, दूर दूर के गांव के लोग आते हैं। कई हमारी सोसाइटियां बड़ी बड़ी थी, 40-40 गांव की सोसाइटियां थी, उनके अंदर हम सोसाइटियों को छोटा कर रहे हैं, तो उनमें जिससे हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार के उसके अंदर जो है समस्या नहीं आए। साथ में जब उपार्जन के समय हमने उनके उत्पाद को, विशेष रूप से गेहूं के समय, चने के समय, उनके उत्पादों को दिक्कत, उनको उपार्जन की नहीं आए समस्या, उसके लिए जो है हमने उनके केंद्र उनके नियरेस्ट बने, इसकी हम चिंता करते हैं। सरकार ने जो है अभी फसल बीमा की राशि अभी किसानों को वितरित की है। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने केंद्र की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें वर्ष में देती है। माननीय शिवराज जी जो कि प्रदेश की सरकार 2 किस्त देती है, लेकिन अभी साथ में उन्होंने एक और घोषणा की कि आप जब 2 किस्त देते हैं, वो 3 केंद्र दे रहा है तो हम भी 3 देंगे, और 12,000 रुपए साल किसान के खाते में पहुंच रहा है। तो उन्होंने कहा जब बहनों को 1,000 रुपए महीने मिल रहा है तो हमारे किसान भाइयों को भी मिलना चाहिए। तो ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को जो है लाभान्वित करने का काम कर रही है। उनको सुविधाएं, उन्नत कृषि हो, उसके लिए समय समय पर विभिन्न, चाहे वो एग्रीकल्चर की योजनाएं हों
कृषि विभाग की योजनाएं हों, इनका लाभ लोगों को मिल रहा है और उससे क्षेत्र में परिवर्तन भी दिख रहा है, उनकी आय में वृद्धि हुई है किसान। खत्री जी, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ। जी, हमेशा राजनीति में हमने देखा है कि पढ़े लिखे नेता बहुत कम होते थे। बहुत सारे नियम, जानकारी, सरकारी योजनाओं का पता नहीं होता था। यही कारण होता था कि जनता हमेशा पीड़ित रहती थी। लेकिन अभी कुछ सालों में देखा जाए तो पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ रहे हैं, चूंकि आप खुद पेशे से वकील हैं और कानून की अच्छी जानकारी है आपको। तो एक चीज, लाडली बहन की जो बात हुई, तो कई बार ऐसा सोचने में आता है, विपक्ष भी बोल रहा है क्योंकि दे रहा है, आप 1000 रुपए दे रहे हैं। ऐसे में क्या कई संगठनों का आपत्ति थी कि रोजगार देना चाहिए, ना कि 1000 रुपए ये देना। ये कहीं ना कहीं एक राजनीति मुद्दा है, सियासत है। तो इसके बारे में आप एक एज ए वकील क्या सोचते हैं कि वाकई ये 1000 रुपए देना चाहिए सरकार को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो काम हो रहा है वो देश भर में हो रहा है। वो उस विषय को पे अपन बात नहीं कर पाए। स्व सहायता समूह, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अकेले बेरसिया विधानसभा में हमारे 2200 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, जिनमें बड़ी संख्या में माताएं बहनें जुड़ी हैं और लगभग उनके वो छोटी छोटी बचत करके अपनी और वो लखपति बन रही है माताएं बहनें। और ये जो प्रयास है विशेष रूप से, अब मैंने कहा कि हम आचारपुरा में माताओं बहनों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। अकेले एक फैक्ट्री जो है 5000 बहनों को रोजगार देने वाली है। तो ऐसे रोजगार के अवसर भी उनको मुहैया करा रहे हैं। लेकिन साथ में जो हमारी बहनें गृहिणी हैं और उनको जो है उनको भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे कामों, खर्चों के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, कि मैं किसी प्रकार के अन्य से नाते रिश्तेदारी के लिए किसी वो एक आश्रित ना हो और उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें छोटा सा जेब खर्च के लिए पैसा उनके पास में हो। इसके लिए प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने बहुत अनुपम योजना दी है। और अब जहां तक कांग्रेस विपक्ष की बात है तो उसका तो काम है विरोध करना, और कांग्रेस केवल ढपोल संघ जैसी घोषणाएं कर सकती है। उन्हें जब हमने 1000, तुमने कहा हम 1500 देंगे, लेकिन जब माननीय शिवराज जी ने कह दिया कि जो है हम जैसे जैसे वित्तीय प्रबंधन होगा हम 3000 रुपए तक देंगे, तो उससे उनकी घोषणा की पूरी हवा निकल गई। और ये वही कांग्रेस है जो किसानों से वादा करके आई थी पिछली बार जब इनकी सरकार, कि हम किसानों को के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्यादान योजना के अंदर जो है राशि बढ़ाकर 51,000 देंगे। किसी को कुछ नहीं मिला और इसलिए अब लोगों का विश्वास नहीं है कांग्रेस के ऊपर और वो केवल विरोध के लिए कुछ कह रहे हैं। तो ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, लेकिन हम काम कर रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक चीज सर, जैसे अपराधों को अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें देखा, हर चीज में हम सरकार को बोलते हैं, लेकिन अपराधों की अगर देखा जाए कुछ सालों में अगर जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तो सरकार हमेशा जनहितैषी वाकई योजनाएं होती हैं, लेकिन हाई हाई जो हमको तकनीकी आजकल इतनी ज्यादा हो गई सब चीजों से, लेकिन हमारे अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए कुछ ऐसे बेल्ट हैं जहाँ अपराध हो या अभी आपने शिवराज जी की अभी योजना देखी थी जो बच्चियों को ढूंढने का एक संकल्प लिया था, वाकई उस मिशन के तहत बहुत बच्चियां ढूंढी गई। तो हमने इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए? क्योंकि वाकई अब हम बच्चियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कमी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सारे काम समाज, सरकारों के साथ साथ में कुछ काम समाज का भी है ना। इसके मूल में कहीं ना कहीं सामाजिक जन जागरण और सामाजिक सहभागिता के बिना सरकारों की इस प्रकार के जो सामाजिक विषय रहते हैं उसमें प्रयास अधूरे हो जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें समाज में जन जागरण की आवश्यकता है और विशेष रूप से एक सकारात्मक हमें जो दिख रहा है कि एक और जहाँ सरकार ने केवल हमने नारे नहीं दिए कि हम महिला सशक्तिकरण के, हमने उसको कृति रूप में दिखाया है और उसके माध्यम से माताओं बहनों में एक प्रकार का जागरण हो रहा है।
आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं, और उसके कारण ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनका निर्मूलन भी उन्हीं के जागरण में अंतर्निहित है। वो क्योंकि जिस प्रकार से माताएं बहनों के अंदर उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के कारण ये सारी चीजों में भी कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत अच्छी जानकारी। वाकई एक जो जनता, हमारा विधायक कैसा हो और विधायक क्षेत्र के लिए क्या काम करता है, बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक विधायक को जनता से मिलना, क्योंकि अगर विधायक कंटिन्यू जनता से मिलता है तो आधी समस्या का निवारण तो यही हो जाता है। चूंकि चुनावी साल है और हर क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक हैं हम उनसे बात करते हैं, उनकी अपनी अपनी समस्या, लोगों से भी बातें करते हैं। और आज की चर्चा वाकई, आज हमारे बीच जो बरसिया विधानसभा के जो विधायक रहे विष्णु खत्री जी, उनसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता चला कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया है और आने वाले समय में उनके क्या प्लान है और उनकी क्षेत्र सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ ले रही है। आगे के प्रोग्राम में हम आपको ऐसी दूसरी विधानसभा के विधायक से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि हर विधानसभा में सरकार की योजनाओं का फायदा जनता तक कैसे पहुंच रहा है और जनता को कैसा विधायक चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।